स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। इम्यूनिटी के ऊपर आपका शॉर्ट नोट भी आ जाता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी इम्यूनिटी को पूछ लिया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। इम्यूनिटी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन और डिजीज। मीन्स किसी पैथोजन या किसी डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी की जो रेसिस्टेंस होती है उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं इम्यूनिटी इज द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन एंड अदर डिजीज, या इम्यूनिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स किसी पैथोजन के अगेंस्ट, किसी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, या किसी पैरासाइट के अगेंस्ट, या किसी एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी की जो फाइट करने की एबिलिटी होती है। डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उतने फ्रिक्वेंटली हम बीमार नहीं पड़ते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है कि वो उन पैथोजन के साथ में फाइट करेगी, उन पैथोजन के ऊपर अटैक करेगी और पैथोजन को बॉडी से एलिमिनेट करके बॉडी को हेल्दी डिजीज फ्री रखेगी। तो ये जो हमारी एबिलिटी है, रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है, इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब अगर हमें किसी से फाइट करना हो तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? कुछ हमारे पास वेपन्स होने चाहिए, कुछ टूल्स होने चाहिए जिससे कि हम फाइटिंग करेंगे। इसी तरह बॉडी को भी अगर पैथोजन से फाइट करना है तो बॉडी के पास भी कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। हर बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी को जनरेट करते हैं, जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। एनिमल का इम्यून सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसको हम बाकी क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी को जनरेट करते हैं, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में मिलते हैं मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, और हम कहें तो मास्ट सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, इसके अलावा बी सेल्स, टी सेल्स। तो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं। मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें तो साइटोकाइंस हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, फैक्टर्स, रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टार्स होते हैं जैसे पीआरआर, टीएलआर, इंटरफेरोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं। तो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स कहलाते हैं और ये इम्यूनिटी को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी बॉडी के ऊपर किसी पैथोजन का अटैक होता है तो ये जो हमारे इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स होते हैं ये पैथोजन के ऊपर अटैक करते हैं, पैथोजन से कोऑर्डिनेटली एक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं पैथोजन के साथ में, और पैथोजन को किल करके बॉडी से एलिमिनेट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। मीन्स इम्यूनिटी एक तरह का हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो कि हमको पैथोजन से फ्री रखता है, हमको डिजीज से बचा के रखता है। अब हम देखते हैं कि इम्यूनिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं। ये जो हमारे इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर आए कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है आने का, उसके बेसिस पर इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ इम्यून कंपोनेंट्स, इम्यूनिटी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जिसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम खुद कोई इम्यूनिटी को, खुद इम्यून कंपोनेंट्स को जनरेट नहीं करता। मीन्स होस्ट का इम्यून सिस्टम पैसिव रहता है, साइलेंट रहता है, वो खुद कोई काम नहीं करता है, वो एक्सटर्नल सोर्स से डिराइव्ड
एंटीबॉडीज को लेता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स और सीरम, और डायरेक्टली एंटीबॉडीज भी ली जाती हैं। तो इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम खुद तो कोई काम नहीं करेगा, खुद कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, एक्सटर्नली सोर्स से डिराइव्ड रेडीमेड तैयार एंटीबॉडी को होस्ट अपने अंदर लेता है और अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव टाइप की इम्यूनिटी में चूंकि होस्ट का इम्यून सिस्टम खुद अपने लिए कोई एंटीबॉडी जनरेट नहीं कर रहा है, वो खुद कोई काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की मेमोरी नहीं बनती, मीन्स कोई मेमोरी सेल्स यहाँ पर नहीं बनती हैं। ये जो इम्यूनिटी होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है। जब तक आपके अंदर एंटीबॉडी को डाला जाएगा तब तक इम्यूनिटी बनी रहेगी। जब बाहर से एंटीबॉडी डालना बंद कर दिया जाएगा तो एंटीबॉडीज धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएंगी और इस तरह से इम्यूनिटी भी खत्म हो जाएगी। पैसिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या है? मीन्स जिसमें नेचुरल तरीके से हम एंटीबॉडी को लेंगे, मीन्स जैसे खाने के साथ एंटीबॉडी को लिया जाए। तो इसके एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मदर। जब बेबी मदर्स मिल्क को लेता है तो उसके साथ में उसमें एंटीबॉडी IgA जाती है। इसी तरह प्लेजेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडी जाती है वो होती है IgG के लिए आपको ध्यान रखना है IgG1, IgG3 एंड IgG4। ये एंटीबॉडी प्लेजेंटा से क्रॉस हो जाती है एंड मदर से फीटस में जाती हैं, लेकिन IgG2 ये जो एंटीबॉडी है ये प्लेजेंटा से क्रॉस नहीं होती। तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है जिसमें किसी एक होस्ट बॉडी में कोई एंटीबॉडी को जनरेट हुई एंड नेचुरल तरीके से एक होस्ट से दूसरे होस्ट में वो आ रही हैं, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। एक होती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ड्रग कंपनीज होती हैं जो कि एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करके रखती हैं, जिसको हम एंटीडोट्स कहते हैं, एंटीवेनम कहते हैं या एंटी कैंसरस ड्रग्स होती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज तैयार करके रखती हैं और जब भी होस्ट को नीड होती है उसके अकॉर्डिंगली होस्ट में ये इंजेक्टेड कर दी जाती हैं। इसको हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है ये कराया क्यों जाता है, क्यों होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसके एडवांटेज क्या होते हैं? जब भी हमारा अपना इम्यून सिस्टम किसी कारण से रिस्पॉन्स नहीं करता है, मान लो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक है या किसी पैथोजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जैसे कि जब बेबी होता है तो बेबी बहुत छोटा होता है, वो इतना कैपेबल नहीं होता कि वो अपने खुद के लिए एंटीबॉडी को बना ले। तो यहाँ पर बेबी मदर से तैयार एंटीबॉडीज को लेता है, धीरे धीरे जैसे उसकी ग्रोथ होती है बेबी तैयार हो जाता है अपने खुद की एंटीबॉडी को बनाने के लिए, वो इंडिपेंडेंटली फिर IgA बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह मान लो हमारे को स्नेक बाइट कर गया है, हमारे को कोबरा ने डस लिया है और हमारे अंदर कोबरा का जहर आ गया है, तो इस टॉक्सिन को अगर हमने एलिमिनेट करना है, इस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर हम अपने इम्यून सिस्टम पर डिपेंड रहेंगे तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम पहले इस टॉक्सिन को रिकॉग्नाइज करेगा, देन उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली मैकेनिज्म को तैयार किया जाएगा, एंटीबॉडीज बनेंगी, तो तब तक तो काफ़ी देर हो जाएगी और हमारी डेथ ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज को बनने में कई दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर जरूरी होता है कि इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कराया जाए एंड पहले से तैयार उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कराया जाए। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन तब कराया जाता है जब हमारे को फास्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट की नीड होती है, किसी भी पैथोजन को एलिमिनेट करने के लिए इमीडिएट हमारे को एंटीबॉडीज चाहिए जो कि हमारी खुद की बॉडीज नहीं बना सकती, और अगर हम फास्टली ये ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो डेथ भी कॉज हो सकती है। तो वहाँ पर पैसिव इम्यूनाइजेशन ही विकल्प होता है। इसके अलावा कई ऐसी जेनेटिक डेफिशिएंसीज होती है, कई कंजेनिटल डेफिशिएंसीज होती हैं जिनको ट्रीट करने के लिए भी पैसिव इम्यूनाइजेशन कराया जाता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी टाइप की कोई मेमोरी नहीं बनती है एंड होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। अब हम देखते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी जिसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम अपने लिए खुद इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स, इम्यूनिटी की जो सेल्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, उसको खुद वो जनरेट करता है।
होस्ट के इम्यून सिस्टम को जब कोई बाहर से रिस्पॉन्स मिलता है, कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे कोई पैथोजन बॉडी में आया, उस पैथोजन को होस्ट के इम्यून सिस्टम ने पहचाना, पैथोजन को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद होस्ट का इम्यून सिस्टम क्या करता है, अपनी इम्यून सेल्स को एक्टिव करता है। ये इम्यून सेल्स एक्टिव होकर पैथोजन को किल करती हैं, एंटीबॉडीज को बनाती है, डिफरेंट टाइप्स की मैकेनिज्म होती है। होस्ट की इम्यून सेल्स एंड पैथोजन के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है, जिसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, एक्टिवली पैथोजन से फाइट कर रहा है, उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये होता है, ये इसलिए होती है क्योंकि ये जो इम्यूनिटी होती है, ये अपने अंदर मेमोरी को जनरेट करके रखती है। जब भी कोई पैथोजन आता है, उस पैथोजन के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी अपने अंदर मेमोरी सेल्स बना लेती है एंड पैथोजन के लिए इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखती है। एक्टिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, नेचुरल जनरेटेड एंड आर्टिफिशियल जनरेटेड। नेचुरल जनरेटेड मीन्स नेचुरल तरीके से आप मेमोरी सेल्स को बनाएं, इसको हम कहते हैं नेचुरल जनरेटेड एक्टिव इम्यूनिटी। मीन्स हमारे अंदर कोई पहली बार मान लो किसी पैथोजन ने अटैक किया, ये जो पैथोजन आएगा ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। हमारे ऊपर किसी एक्टिव पैथोजन ने, किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया, हमारे इम्यून सेल्स से उसको रिकॉग्नाइज किया और ये पहचाना कि ये जो पैथोजन है ये हमारा नहीं है, ये इसको एज ए नॉन सेल्फ एंटीजन के रूप में लिया और फिर उसके साथ में हमारा इम्यून सिस्टम इंटरेक्शन करेगा, उसको जो है कई तरह की मैकेनिज्म होगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी, एंटीबॉडीज बनाकर उसको किल किया जाएगा। इसके साथ ही मेमोरी सेल्स बना ली जाएंगी, उस पैथोजन के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन को मेमोरी सेल्स बनाकर स्टोर कर लिया जाएगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी वो पैथोजन आएगा, इस मेमोरी सेल्स का यूज किया जाएगा पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में, पैथोजन को किल करने में। तो फर्स्ट पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने से लेकर मेमोरी सेल्स बनाने तक का जो टाइम पीरियड होता है, ये लंबा टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ दिन लग जाते हैं। लेकिन एक बार जब मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, तो जब भी पैथोजन नेक्स्ट टाइम आता है तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स होता है। लेकिन यहाँ पर मान लो ये जो पैथोजन आया है अपनी एक्टिव फॉर्म में आया है, ये पैथोजन अब डोमिनेंट पैथोजन है, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम के कंपैरिजन में ये काफ़ी डोमिनेंट है और जब हम इससे फाइट कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, हमारी खुद की बॉडी को कई हार्म हो रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या सीवियर इन्फेक्शंस हो रहा है और समटाइम क्या होता है, डेथ भी हो जाती है। इसके लिए बेटर होता है कि आर्टिफिशियल जनरेटेड मेमोरी सेल्स को यूज में लिया जाए। इसका मतलब आर्टिफिशियल तरीके से इम्यून सिस्टम अपनी मेमोरी सेल्स को बनाए। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी पैथोजन के वीक पैथोजन या उसके एंटीजेंस या डेड पैथोजन को वैक्सीन के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन में जो पैथोजन डाला जाता है वो बहुत वीक पैथोजन होता है, उसका कोई एंटीजन हो सकता है या डेड पैथोजन होता है या उस पैथोजन जैसा लगने वाला कोई पैथोजन होता है। तो ये जो पैथोजन होता है ये इतना डोमिनेंट नहीं होता, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है इस वीक पैथोजन के अगेंस्ट भी वही फंक्शन करता है, वही एक्शन लेता है जो स्ट्रॉन्ग एक्टिव पैथोजन के लिए लेता है। यहाँ पर भी हमारा इम्यून सिस्टम इस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को बनाता है एंड मेमोरी सेल्स को बनाकर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख लेता है। अब जब भी नेक्स्ट टाइम ये एक्टिव पैथोजन हमारी बॉडी पर रिएक्ट करेगा, हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, तो इन मेमोरी सेल्स का यूज करके इस पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि हमारा जो पैथोजन आया है वो वीक पैथोजन है, तो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, ठीक है, बॉडी में सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, डेथ कॉज नहीं होगी। तो इसलिए वैक्सीनेशन कराया जाता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के लिए। हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी सेल्स को बनाकर रख सके, इंफॉर्मेशंस रख सके एंड हमारी बॉडी में पैथोजन्स के लिए एंटीबॉडीज बन जाए। जब भी पैथोजन फिर अपनी एक्टिव फॉर्म में, अपनी नेचुरल फॉर्म में हमारे ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास ऑलरेडी आर्टिफिशियल तरीके से मेमोरी सेल्स बनी हुई है, इसको हम यूज करेंगे और उस पैथोजन के साथ में फाइटिंग करके बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट कर लेगा।
तो इस तरह से एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो उसमें मेमोरी सेल्स बना दी जाती हैं, इसलिए ये जो इम्यूनिटी होती है ये लॉन्ग टाइम रहती है, होस्ट के अंदर ये लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम मेमोरी सेल्स को बना लेता है। यहाँ पर हम एक स्लाइड से देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। ये जो पिक्चर है इससे आप आसानी से समझ सकते हैं, ये पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी है जिसमें एक होस्ट के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं एंड दूसरे होस्ट में नेचुरल तरीके से एंटीबॉडीज जाती है, जैसे कि मदर्स मिल्क के थ्रू या प्लेजेंटा के थ्रू। मदर्स मिल्क के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी जाती है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A, एंड फीटस में प्लेजेंटा के थ्रू जाती है IgG। ये पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है जिसमें कि ड्रग्स कंपनीज जो है एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करती हैं एंड जब भी इसकी जरूरत होती है ये रेडीमेड प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज को इंजेक्शंस के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल टाइप में क्या होता है? नेचुरली हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी पैथोजन अटैक करता है, उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, एंटीबॉडीज को बनाएगा, साथ ही मेमोरी सेल्स को बनाकर इस पैथोजन के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख लेता है। इसे हम कहते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। एंड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है? इसमें क्या होता है कि पैथोजन के डेड पार्ट को या वीक पैथोजन को या उसके एंटीजन को वैक्सीन के थ्रू इंसर्ट कराया जाता है, जहां पर इम्यून सिस्टम उस पैथोजन के अगेंस्ट सेम मैकेनिज्म को करता है, एंटीबॉडीज बनाता है एंड मेमोरी सेल्स को बनाकर रख लेता है। तो यहाँ पर हमने आर्टिफिशियली मेमोरी सेल्स को जनरेट किया है, तो इसीलिए हम इसको एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी कहते हैं। डिफरेंस देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में होस्ट का इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं होता। ये जो इम्यूनिटी होती है ये लॉन्ग लिव्ड होती है क्योंकि इसमें मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड होती है क्योंकि इसमें कोई मेमोरी सेल्स नहीं बनती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में लैग पीरियड होता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में कोई लैग पीरियड नहीं होता क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी को डायरेक्टली होस्ट के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है। इसका जो टाइटर होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, जबकि इसका जो टाइटर होता है वो इमीडिएटली हाई टाइटर होता है। टाइटर ब्लड टेस्ट को कहते हैं, जिसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है एंड उसका टेस्टिंग की जाती है कि ब्लड सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज है या नहीं। यदि एंटीबॉडी है तो वो कितने अमाउंट में है, इस टेस्ट को हम टाइटर टेस्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं इम्यूनिटी का सेकंड टाइप। डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू एंटीजन एंट्री, मीन्स किसी पैथोजन या किसी एंटीजन के एंट्री के रेस्पेक्ट में हमारा इम्यून सिस्टम का क्या टाइम है, क्या कितना देर लगाता है या कितना फास्टली वो रिस्पॉन्स करता है, इसके बेसिस पर इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम ये भी कह सकते हैं जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, उसके दो टाइप्स होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? ये जो इम्यूनिटी होती है इसको हम बाय बर्थ या इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। मीन्स इस टाइप की इम्यूनिटी को हम जन्म के साथ में लेकर पैदा होते हैं। ये इम्यूनिटी जन्म के साथ ही हमारे अंदर होती है। ऑलरेडी इसकी जो सेल्स होती है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो हम जो है हमारी स्किन होती है, ठीक है, जो सबसे पहले हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन की एंट्री को रोकती है। तो ये क्या है? ये हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है। इसी तरह हमारे नेजल हेयर्स होते हैं या फिर म्यूकस है या फिर सीबम है, आईज में टीयर्स है, तो ये क्या है? ये सब हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है जिसको हम जन्म के साथ में लेकर पैदा हो रहे हैं, चाहे पैथोजन की एंट्री हो या ना हो। मीन्स ये एंटीजन पर डिपेंड नहीं होती, एंटीजन चाहे बॉडी में एंटर करे या ना करे। इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है ये हमेशा ही हमारी बॉडी के अंदर रहती है। ये होता है कि जब पैथोजन की एंट्री होती है तो ये जो इसकी कंपोनेंट्स होते हैं, जो इस इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये इम्यूनिटी, इसके जो सेल्स होते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमेशा हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं। तो इससे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि बर्थ के साथ ही हमारे को मिल जाती है। ये जो इम्यूनिटी होती है ये फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स देती है क्योंकि इसके जो सेल्स है वो ऑलरेडी हमारे पास में होती है। जैसे ही कोई पैथोजन आएगा,
अब हमारी जो स्किन है उस पैथोजन को हमारी बॉडी में एंट्री करने से रोकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ टाइम लगेगा, हमारी स्किन है, प्रेजेंट है, स्किन का ये काम है, वो पैथोजन को एंट्री करने से रोकेगी। तो ये जो इम्यूनिटी होती है फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, ठीक है। ये जो इम्यूनिटी होती है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, फास्ट होती है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन ये इतना जरूर करती है कि ये पैथोजन के ग्रोथ को लिमिटेट कर देती है, पैथोजन के मल्टीप्लिकेशन को लिमिटेट कर देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इम्यूनिटी होती है कंप्लीटली पैथोजन को बॉडी से रिमूव नहीं करती, लेकिन फिर भी इतना होता है कि ये पैथोजन की ग्रोथ को लिमिटेट कर देती है, पैथोजन के नंबर्स को कम कर देती है, और साथ ही जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको सिग्नल भेजती है कि अब आप लोग आओ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सेल्स आओ और पैथोजन को किल करो, बॉडी से भगाओ, क्योंकि हमने यहाँ तक पैथोजन को रोक कर रखा है, इसके आगे हम अब काम नहीं कर सकते। तो इस टाइप की इन्नेट इम्यूनिटी होती है। ये जो इम्यूनिटी होती है ये हाईली स्पेसिफाइड नहीं होती, मीन्स ये डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेंस को ये अलग अलग तरीके से नहीं पहचानती, सबके लिए ये सेम टाइप का रिस्पॉन्स देती है। मीन्स हमारी स्किन के ऊपर किसी भी टाइप का बैक्टीरिया आ जाए, किसी भी टाइप का पैरासाइट आए, उसको एंट्री करने से रोकने के लिए हमारी स्किन जो है वो एक ही टाइप का मैकेनिज्म दिखाएगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है ब्रॉड स्पेसिफिसिटी होती है। ब्रॉड स्पेसिफिसिटी होने के कारण ये जो इम्यूनिटी होती है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड नहीं होती, मीन्स इस टाइप की इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स को जनरेट नहीं करती है। ये जो इम्यूनिटी होती है ये सभी एनिमल्स में, सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, सभी एनिमल्स इस इम्यूनिटी को लेकर पैदा होते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं, इसको हम इन्नेट इम्यूनिटी के बैरियर्स कहते हैं। 4 टाइप्स के मेन बैरियर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल बैरियर्स या एनाटॉमिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में फर्स्ट होता है स्किन। स्किन हमारा सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट बैरियर होता है। स्किन के कारण ही पैथोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाते। स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो डेड होती है। इस डेड लेयर के कारण क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। साथ ही हमारा स्किन का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, 3 to 5 के बीच में होता है। इसके कारण क्या होता है, बैक्टीरियाज जो है उनकी ग्रोथ जो है इनहिबिट हो जाती है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बैक्टीरिया इस एसिडिक पीएच में सर्वाइव नहीं करते। तो सबसे पहले पैथोजन से जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो फर्स्ट बैरियर बनाता है, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, वो होती है स्किन, ठीक है। सबसे पहले ये बैक्टीरिया को, वायरसेस को, पैथोजन को हमारी बॉडी में एंट्री करने से रोकती है। इसी तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर एक्सोस्केलेटन मिलता है, जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ आर्थ्रोपोडास हैं जिनके ऊपर टफ काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। तो ये जो एक्सोस्केलेटन है ये भी क्या करता है, ये भी फर्स्ट लाइन डिफेंसिव मैकेनिज्म बना रहा है, ठीक है। बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, पैथोजन को बॉडी के अंदर एंट्री करने से रोक रहा है। तो ये क्या है हमारे, ये इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स है। और कौन से टाइप के बैरियर्स है, ये फिजिकल बैरियर्स होते हैं। इसी तरह हेयर्स भी इनेट इम्यूनिटी के फिजिकल बैरियर्स है, जैसे कि हमारे नेजल्स हेयर्स होते हैं, ठीक है। ये डस्ट पार्टिकल्स को डायरेक्ट अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकते हैं। इसी तरह से म्यूकोसा, ये भी फिजिकल बैरियर्स होता है। कुछ ऐसे हमारे सिस्टम्स होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है। इनकी जो एपिथेलियम होती है, इनकी एपिथेलियम की लाइनिंग में म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। ये जो म्यूकस सेल्स होती हैं ये म्यूकस तो सिक्रेट करती हैं, साथ ही इन सेल्स में सीलिया भी होते हैं। क्या होता है कि जिस समय पैथोजन की, मान लो किसी तरह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पैथोजन आ गया, हमारा जो लंग्स है, लंग्स की जो एल्वुलाई होती है उसमें स्पेशल टाइप की उनकी लाइनिंग में म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। तो मान लो पैथोजन अंदर आ गया है, तो अब क्या होगा कि इन्फेक्शन के कारण ये जो सेल्स होती है ये ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस को सिक्रेट करेंगी। अब ये जो म्यूकस होता है वो पैथोजन को ट्रैप कर लेता है, और सीलिया जो होते हैं उसका एक्सक्लेटरी सिस्टम तैयार हो जाता है। सीलिया जो है इस तरह से प्रोपेल करते हैं और म्यूकस के साथ में पैथोजन को बाहर
फेंक देते हैं। तो इस तरह से जब भी हमारे को कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमको इन्फेक्शन होगा, कफ कोल्ड होता है, कोल्ड की फॉर्म में, कफ की फॉर्म में हमारा पैथोजन जो है बाहर की ओर निकल जाता है। तो इस तरह से म्यूकोसा भी जो होता है वो पैथोजन की एंट्री को रोकता है, पैथोजन को ट्रैप करता है और पैथोजन को फैलने से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इन्नेट इम्यूनिटी के फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं? हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ये भी हमारी बॉडी को पैथोजन से फ्री रखने में हेल्प करते हैं, पैथोजन की स्प्रेडिंग को रोकते हैं। जैसे कि स्टोमक में एसिड का मिलना, स्टोमक का एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, 1 से 2 pH होता है स्टोमक का। तो इस हाईली एसिडिक pH में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते। या फिर माउथ में सलाइवा का पाया जाना, आईज में टीयर्स का आना, ये कुछ हमारे ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि पैथोजन अपने आप से निकल जाता है। अगर हमारी आंख में कोई डस्ट पार्टिकल निकल गया तो इमीडिएटली क्या होता है, हमारी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसके साथ में डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। हमारे आईलैशेस हैं, ये भी डस्ट पार्टिकल से हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह फीवर का आना, ये भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके कारण फीवर जनरेट होता है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। जब बॉडी में इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स होती है ये इंटरल्यूकिन को सिक्रेट करती है। ये इंटरल्यूकिन हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है कि अब आप बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा दो। हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इसी को हम फीवर कहते हैं। हाई फीवर आने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है या जो पैथोजन है उनका जो है इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। इस तरह से उनका नंबर लिमिटेड हो जाता है, उनका जो स्प्रेडिंग है वो कम हो जाती है। पीएच ऑफ बॉडी, ये भी हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। हमारे कई ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, मेनली ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, जैसे कि ओरल कैविटी है, स्टोमक है, डायरेक्ट फूड के थ्रू स्टोमक में पैथोजन जा सकता है, वेजाइना है। तो इनका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक पीएच के कारण क्या होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। इस तरह से ये हमारी बॉडी को पैथोजन की इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। सिक्रेशंस, हमारी बॉडी में जैसे कि आइज है, सीबम है, इसका सिक्रेशन भी पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी के फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, इसको लेकर हम पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इम्यूनिटी है तो हमारे अंदर है, चाहे पैथोजन आएगा या नहीं आएगा, ये इम्यूनिटी हमारे अंदर बनी रहेगी। ये जीवन भर हमारे साथ में बनी हुई है, ठीक है। ये हो सकता है कि जब पैथोजन हमारे ऊपर अटैक करता है तो इसकी जो सेल्स है वो एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन इसको हम साथ में लेकर पैदा होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी के सेलुलर बैरियर्स कौन से, मीन्स ऐसी इन्नेट इम्यूनिटी जो सेल्स के थ्रू मीडिएटेड होगी, इसको हम सेल मीडिएटेड इन्नेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। मीन्स इस टाइप की जो इम्यूनिटी है वो किसके द्वारा हो रही है, सेल्स के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम सेल मीडिएटेड इन्नेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसमें जो सेल्स इन्वॉल्व होती है वो होती है फैगोसाइटिक सेल्स एंड अलार्मिंग सेल्स। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की WBC पाई जाती है, जैसे कि अभी हमने देखा मोनोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस है, डेंड्राइटिक सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है। तो डिफरेंट टाइप्स की हमारी बॉडी में सेल्स मिलती है। ये सेल्स काम क्या करती हैं, जैसे हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है ये इन्फेक्शियस साइट पर जाती है, अपने नंबर को बढ़ाती हैं और वहां पर जाकर फैगोसाइटोसिस के द्वारा पैथोजन को किल कर देती हैं। साथ ही ये सेल्स सिग्नल को रिलीज करती हैं जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सेल्स को एक्टिव करता है और उनको सिग्नल देता है कि हमने पैथोजन के नंबर को रोक कर रखा हुआ है, हमने काफी सारे पैथोजन को किल कर दिया है, अब आप आकर इन पैथोजन को कंप्लीटली एलिमिनेट करो। इसके अलावा अलार्मिंग सेल्स भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आती हैं, जैसे कि मास्ट सेल्स है या बेसोफिल्स है।
जहां पर भी इंजरी होती है, जहां पर भी पैथोजन बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है, वहां पर सबसे पहले मास्ट सेल पहुंच जाती है। मास्ट सेल अलार्म देने का काम करती हैं, घंटी बजाती हैं कि डिफरेंट टाइप्स के फैगोसाइट्स को अलार्मिंग करती हैं कि आप आओ और पैथोजन आ गया है, इस पैथोजन को किल करवाकर फैगोसाइटोसिस इनका करो। मास्ट सेल्स क्या करती है, ये हिस्टामीन को रिलीज करती हैं। हिस्टामीन को रिलीज करके इन्फ्लामेशन को क्रिएट करती है और इस तरह से मास्ट सेल्स सिग्नल देने का काम करती हैं। अब हम देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी के केमिकल बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। मीन्स ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो इनेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसको हम ह्यूमोरल मीडिएटेड इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्योंकि ये जो केमिकल्स मिलते हैं ये हमारे बॉडी फ्लूइड में पाए जाते हैं, इसलिए इसको ह्यूमोरल म्यूटेटेड इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, फैक्टर्स हैं, इंटरफेरोन्स हैं, साइटोकाइंस हैं, तो कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इनेट इम्यूनिटी के केमिकल बैरियर्स बनाते हैं। सबके नाम याद रखने आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो कि आपको याद रखने हैं, जिसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिए हैं। जैसे कि मदर्स मिल्क में लैक्टोफेरिन ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है। इसके अलावा हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके पीनट सेल्स के द्वारा डिफेंसिन प्रोटीन सीक्रेट होता है। ये एक नया प्रोटीन है, इसको आप याद रख लेना। ये डिफेंसिन प्रोटीन जो है डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है टॉक्सिक होता है। स्टोमक के बाद में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्टोमक का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, तो ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे पैथोजन जो इस एसिडिक पीएच में ग्रो करके सर्वाइव करके, मीन्स वो किल नहीं हुए, जब वो स्टोमक से सीधे कहाँ आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो एल्केलाइन पीएच होता है। जो ऐसे पैथोजन जो एसिडिक पीएच में खत्म नहीं हुए वो अब इस एल्कलाइन पीएच में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन की पीनट सेल्स के द्वारा डिफेंसिन प्रोटीन सीक्रेट होता है। ये डिफेंसिन प्रोटीन क्या होता है, पैथोजन के ऊपर अटैक करता है, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोरिंग कर देता है। इस तरह से ये पोर परफॉर्मिंग प्रोटीन होता है और पैथोजन को पोर बनाकर उनको लीकिंग करके पैथोजन को किल कर देता है। डिफेंसिन प्रोटीन प्लांट्स में भी मिलता है। इसके अलावा इंटरफेरोन्स पाए जाते हैं। इंटरफेरोन्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। ऐसे सेल्स जब वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स को रिलीज करती है, इसको हम इंटरफेरोन कहते हैं। ये जो इंटरफेरोन्स होते हैं ये आसपास की नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं टीपीआई सीक्रेट करने के लिए। टीपीआई सीक्रेशन के द्वारा क्या होता है, वायरस का इन्फेक्शन लिमिटेड हो जाता है। टीपीआई होता है ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। मीन्स ये क्या करेगा, ये प्रोटीन क्या करता है, वायरस के ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देता है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन को इनहिबिट करके ये वायरस के इन्फेक्शन को बॉडी में स्प्रेड होने से रोक लेगा। ये इंटरफेरोन का काम होता है। इंटरफेरोन जो होते हैं ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। इट मीन्स एक टाइप के वायरस के लिए जो इंटरफेरोन्स बनते हैं वो उसी टाइप के वायरस के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा साइटोकाइंस होते हैं। साइटोकाइंस सिग्नल्स देने का काम करते हैं। साइटोकाइंस इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन को बिठाते हैं। इसके अलावा केमिकल बैरियर्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है अल्फा सोरेसिन। ये भी एक नया प्रोटीन है जो कि स्किन पर होता है और ये ई कोलाई की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनेट इम्यूनिटी के लिए आपको याद रखना है कि इनेट इम्यूनिटी भी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करने में कैपेबल होती है। इनेट इम्यूनिटी की जो फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स होती हैं इनकी सरफेस पर पीआरआर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। पैथोजन की सरफेस पर पैम्प होता है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो जो पीआरआर होती हैं ये क्या करती है, स्पैम को रिकॉग्नाइज करती हैं और इसके द्वारा ये पता लगा लेती हैं कि ये सेल्फ एंटीजन है या नॉन सेल्फ एंटीजन है। नाउ हम एक स्लाइड से इनेट इम्यूनिटी की फंक्शनिंग को समझते हैं कि किस तरह से इनेट इम्यूनिटी काम करती है। जस्ट सपोज ये हमारी स्किन है, ठीक है, यहाँ से कोई पैथोजन आ रहे तो सबसे पहले हमारी स्किन इस पैथोजन को अंदर बॉडी में एंट्री करने से प्रिवेंट करेगी। लेकिन किसी वजह से मान लो कोई वुंड हो गया, कोई इंजरी हो गई और ये पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं।
ठीक है। तो अब क्या होता है, सबसे पहले जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये पैथोजन चले आते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज टिश्यू एरिया में मास्ट सेल्स ये अट्रैक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर में सबसे पहले मास्ट सेल्स चली जाती है और ये हिस्टामीन को रिलीज करती हैं। ये जो हिस्टामीन होता है ये वेसल्स में, आसपास की जो वेसल्स होती है ब्लड वेसल्स, उसमें डिफ्यूज हो जाता है। ब्लड वेसल्स में जाकर ये हिस्टामीन वेसल्स का डायलेशन करता है, जिससे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, फैगोसाइट्स हैं, प्लाज्मा हैं, वो वेसल से रिलीज होते हैं। वेसल से रिलीज होने के बाद ये ब्लड प्लाज्मा है, फैगोसाइट्स हैं, ये इन्फेक्टेड एरिया की ओर मूव करते हैं, वहाँ पर उनका मोबिलाइजेशन होता है। इन्फेक्टेड एरिया में जाकर जो फैगोसाइट्स होती हैं ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा पैथोजन को किल करती हैं। इसके साथ ही फैगोसाइट साइटोकाइनेंस भी रिलीज करती है, जिसके द्वारा क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को सिग्नल भेजा जाता है। इसी समय क्या होता है कि हिस्टामीन है, कुछ कॉम्प्लीमेंट सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि फैगोसाइट्स को अब सिग्नल देते हैं कि अब और ज़्यादा अटैक मत करो, ठीक है। और इसी के साथ में प्लेटलेट से ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है जो कि एंडोथेलियल सेल को स्टिमुलेट करेगा सेल डिवीजन के लिए, जिससे वुंड की हीलिंग होगी। तो इस तरह से इनेट इम्यूनिटी के जो सेलुलर एंड केमिकल बैरियर्स होते हैं वो आपस में इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं एंड हमारी बॉडी को पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। ये कम से कम इतना प्रोटेक्शन तो दे देते हैं कि पैथोजन का फास्ट स्प्रेडिंग नहीं होती है बॉडी के अंदर। हालांकि ये कंप्लीटली रिमूवल नहीं करते, लेकिन फिर भी पैथोजन की ग्रोथ को ये लिमिटेट कर देते, पैथोजन के मल्टीप्लिकेशन को ये इनहिबिट कर देते, पैथोजन की मल्टीप्लिकेशन को ये रोक कर रखते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। अडैप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो कि लिम्फोसाइट्स के द्वारा मीडिएटेड होती है उसको हम एक्वायर्ड या अडैप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये इम्यूनिटी बर्थ के बाद हम लॉन्ग लाइफ एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। हम जो डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, पैरासाइट्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो जब जब हम किसी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आएंगे हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी को एक्वायर्ड कर लेगी। मीन्स पैथोजन के अगेंस्ट या डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी अडेप्टिव हो जाएगी, हमारी बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम को अडेप्टिव कर लेगी, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उस डिजीज के अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है ये पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पैथोजन की एंट्री के बाद ही एक्टिवेट होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। मीन्स जब तक पैथोजन की एंट्री नहीं होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स ना तो एक्टिव होंगे, ना प्रोड्यूस होंगे, ना जनरेटेड होंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जनरेट करने के लिए क्या जरूरी है, कोई बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से सिग्नल मिलना जरूरी है, किसी एंटीजन का बॉडी के अंदर एंट्री होना जरूरी होता है, तभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये कंपोनेंट्स एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होकर उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को बनाते हैं। ये जो इम्यूनिटी होती है ये एंटीजन के अगेंस्ट हाईली स्पेसिफाइड होती है। इसको एक्टिवेट करने में हालांकि समय लगता है, ठीक है। जब तक ये एंटीजन को पहचानेगी, इंटरेक्शन करेगी, मैकेनिज्म होगी पूरी, तो इस टाइम पीरियड में समय लगता है। एक बार जब ये इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है तो ये हमेशा ही बॉडी में बनी रहती है, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी होती है ये मेमोरी बेस्ड होती है, ठीक है, लॉन्ग लिव्ड होती है। हमेशा ही हमारी बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी फिर बनी रहती है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वायर इम्यूनिटी। एक्वायर या अडेप्टिव इम्यूनिटी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने की एबिलिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन को पहचानते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्स देते हैं। स्पेसिफिसिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हाईली स्पेसिफाइड होते हैं एंटीजन के लिए। इवन ये एक सिंगल अमीनो एसिड में अंतर होने पर भी ये एंटीजन को पहचान जाएंगे। मीन्स अगर किसी एंटीजन में एक सिंगल अमीनो एसिड का भी डिफरेंस है तो उसको ये एक नए एंटीजन के रूप में लेंगे।
इतनी हाईली स्पेसिफिसिटी होने के कारण क्या होता है कि इनसे गलती भी हो जाती है। तो अगर इनको पहचानने में गलती हो जाए तो ये क्या करते हैं, अपने ही एंटीजन को, अपने ही ऑर्गन्स को या सेल्स को एंटीजन के रूप में, नॉन एंटीजन के रूप में, नॉन सेल्फ एंटीजन के रूप में पहचानना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये ऑटो इम्यून डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि इन्नेट इम्यूनिटी में क्या था, उसकी ब्रॉड स्पेसिफिसिटी होती है, वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जैसा ही लेते हैं, तो वहां पर गलती होने के चांसेस ही नहीं है। तो इन्नेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, अगर इनसे गलती हो जाए तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को जनरेट कर देते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के लिए जो है डाइवर्सिफाइड होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ये अपना एक्शन भी दिखाते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी। इसके जो सेल्स होती हैं, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि ये जो इम्यूनिटी होती है, ये एक बार जब किसी पैथोजन को पहचान लेती है तो उस पैथोजन के लिए इंफॉर्मेशंस को मेमोरी सेल्स बनाकर ये स्टोर कर लेती है। जब भी कोई पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो सेल्स होती है उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती हैं, उसके साथ में इंटरेक्शन करती हैं एंड रिस्पॉन्स देती हैं, एंटीबॉडीज को बनाती हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन इसके साथ में ही क्या होता है कि ये उस पैथोजन के लिए इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रख लेती, मेमोरी सेल्स बना लेती। अब जब सेकेंड टाइम में वही सिमिलर पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तो ये अपनी मेमोरी सेल्स के द्वारा मेमोरी को यूज करेंगी और उस पैथोजन को पहचान जाएंगी एंड इमीडिएटली फास्ट क्विक रिस्पॉन्स करेंगी एंड एंटीबॉडीज को बना लेंगी। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो इस तरह से जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये एक बार तो समय लेती है बनने में, लेकिन बाद में ये जो इम्यूनिटी होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये जो इम्यूनिटी होती है मोर एडेप्टेबल होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए दो स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। जब भी कोई पैथोजन की एंट्री होती है उससे इंटरेक्शन करके बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो है ये खुद तो कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन ये बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही टी लिम्फोसाइट्स जो है ये डिफरेंट टाइप्स के साइटोटॉक्सिक सेल्स को बनाती हैं, जो कि सेल साइटोटॉक्सिसिटी के द्वारा पैथोजन को किल करता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि पैथोजन को किल करेंगे, इसको हम इफेक्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो उसके बेसिस पर एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फर्स्ट है ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी होती है ये एंटीबॉडी के द्वारा इम्यूनिटी जनरेट की जाती है। ये जो एंटीबॉडीज होती है ये बी सेल्स प्रोड्यूस करती है। बी सेल्स एंटीबॉडीज को एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे पैथोजन जो कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन कहते हैं। तो इनको किल करने के लिए बी सेल्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है एंटीबॉडीज या जो इस टाइप की इम्यूनिटी होती है ये इंट्रासेलुलर पैथोजन के ऊपर काम नहीं करेगी, वहां पर भी ये एंटीबॉडीज जाकर अपना काम करती हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो इम्यूनिटी होती है ये पेप्टाइडल एंड नॉन प्रोटीन पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को जनरेट करती है। इसके साथ ही ये जो इम्यूनिटी होती है ये किस तरह से काम करती है, एंटीबॉडी पैथोजन के साथ में इंटरेक्शन करती है, उनका न्यूट्रलाइजेशन करती है, एग्लूटिनेशन करती है, इन्फ्लामेशन कर सकती है। तो डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म के द्वारा एंटीबॉडीज पैथोजन को किल करती है। नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की साइटोटॉक्सिक सेल्स को बनाती हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं। सेल इम्यूनिटी के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये इंट्रासेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। मीन्स ऐसे पैथोजन जो कि सेल के अंदर है, अब उसको किल कैसे किया जाएगा, उसको किल करने के लिए उस सेल को ही किल कर दिया जाता है। तो ये जो इम्यूनिटी होती है ये किस तरह से काम करती है, ये सेल साइटोटॉक्सिसिटी के द्वारा, एपोप्टोसिस के द्वारा एंड फेगोसाइटोसिस के द्वारा। तो इस तरह से जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये जहां साइटोटॉक्सिक सेल्स या टीसी सेल्स को जनरेट कर रही हैं, सेल साइटोटॉक्सिसिटी कर रही हैं, एपोप्टोसिस कर रही हैं, साथ ही फेगोसाइटोसिस के लिए इन्नेट इम्यूनिटी को भी सिग्नल भेजती हैं, जिससे कि फेगोसाइटिक सेल्स मोर नंबर में एक्टिव होकर इंजर्ड पार्ट में आते हैं, इन्फेक्शन साइट पर आते हैं एंड फेगोसाइटोसिस करते हैं। दोनों टाइप की जो इम्यूनिटी है, चाहे ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो या सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी हो, दोनों टाइप की इम्यूनिटी के लिए टी हेल्पर सेल्स कॉमन होती है। टी हेल्पर सेल्स से एक्टिवेशन होना जरूरी होता है। टी हेल्पर सेल्स दोनों ही टाइप की इम्यूनिटी के लिए मीडिएटर जैसे होती है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। ये जो इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये बी सेल्स डिपेंडेंट होती है, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल डिपेंडेंट होती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का इफेक्टर मॉलिक्यूल एंटीबॉडी होता है, जबकि इसके जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की साइटोटॉक्सिक सेल्स, CTL, NK सेल्स, मैक्रोफेजेस, यहाँ पर INKT भी बनता है, टी रेगुलेटरी सेल्स भी बनती हैं, ये सब इसके इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो इम्यूनिटी होती है ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट तैयार की जाती है, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मेनली इंट्रासेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट तैयार की जाती है। इसके अलावा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो ट्यूमर सेल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ट्यूमर सेल्स को भी किल करती है, कैंसर सेल्स को भी किल करती है, टिश्यू ग्राफ्टिंग को भी, इसके रिजेक्शन के लिए, ट्रांसप्लांटेशन में भी ये जो इम्यूनिटी होती है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका जो MHC रेस्ट्रिक्शन होता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का जो MHC रेस्ट्रिक्शन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का जो MHC रेस्ट्रिक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। नाउ स्टेप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। किसी भी टाइप की इम्यूनिटी हो, चाहे इनेट इम्यूनिटी हो या एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो, किसी भी टाइप की इम्यूनिटी हो, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन स्टेप। ये सबसे पहला फेज होता है जिसमें पैथोजन को पहचाना जाता है। तो इस फेज में क्या होता है कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसके लिए जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं या जैसे डेंड्राइटिक सेल्स है, प्रोफेशनल सेल्स होती है, इनकी सेल सरफेस पर PRR प्रेजेंट होता है। इसके अलावा BCR, B सेल रिसेप्टर्स, TCR, T सेल रिसेप्टर्स, ये भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प करते हैं। सेकंड आता है एक्टिवेशन फेज। एक्टिवेशन फेज में क्या होता है कि एक बार जब डेंड्राइटिक सेल्स ने पैथोजन को पहचान लिया, जस्ट सपोज यहाँ पर कोई पैथोजन है, ठीक है, इस पैथोजन को पहचानने के लिए यहाँ से आई है डेंड्राइटिक सेल्स। इन डेंड्राइटिक सेल्स की सरफेस पर क्या है, PRR प्रेजेंट होता है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स के थ्रू इन्होंने ये इसको पहचान लिया कि ये एक नॉन सेल्फ एंटीजन है, मीन्स ये अपना एंटीजन नहीं है, कोई पैथोजन है। तो ये क्या करेंगी, डेंड्राइटिक सेल्स जो है इस पैथोजन को किल करेंगी। ठीक है, पैथोजन को किल करने के लिए ये इसका फैगोसाइटोसिस करेंगी। पैथोजन इन डेंड्राइटिक सेल्स के अंदर आ गया है, यहाँ पर अब इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, इस पैथोजन को यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो गई, ये जो डेंड्राइटिक सेल्स है अब इसको हम APC कहते हैं, मीन्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये अब डेंड्राइटिक सेल्स क्या करती हैं, ये इस पैथोजन को लेकर, एंटीजन को लेकर जाती हैं T हेल्पर सेल्स के पास में, T नेटिव सेल्स के पास में। ठीक है, ये है T नेटिव सेल्स के पास में। यहाँ पर डेंड्राइटिक सेल्स यानी कि APC एंड T नेटिव सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। ये जो इंटरेक्शन होता है ये डायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो सकता है, मीन्स सेल टू सेल इंटरेक्शन भी हो सकता है, एंड इनडायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो सकता है। इनडायरेक्ट इंटरेक्शन साइटोकाइंस के द्वारा होता है। इससे क्या होता है कि जब APC आती हैं, T नेट सेल्स को सिग्नल्स मिलते हैं और T सेल्स एक्टिव होकर T हेल्पर सेल्स बना लेती हैं। ठीक है, T हेल्पर सेल्स क्या करेंगी, T हेल्पर सेल्स
अब मोबिलाइज करेंगे। अभी जो काम हो रहा है ये सारा एक ही जगह पर नहीं हो रहा, यहाँ पर मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स टी हेल्पर सेल्स अब इन्फेक्शन साइट पर जाएंगी, ठीक है, वहाँ पर ये जाकर अपना आप काम करेंगी। इसके साथ ही टी हेल्पर सेल्स जो है ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं एंटीबॉडी सीक्रेट करने के लिए, और साथ ही टी सी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को जनरेट करती हैं। तो इस तरह से ये सारे काम किस में हो रहे हैं, एक्टिवेशन फेज में हो रहे हैं, ठीक है। सबको एक्टिव किया जा रहा है कि एंटीजन को हमने पहचान लिया है, अब आप लोग आओ मेरे साथ में हेल्प करो, इन्फेक्शन साइट पर जाओ और पैथोजन को किल करो। थर्ड फेज आती है इफेक्टर फेज। इस फेज में क्या होता है, जो भी मोबिलाइज्ड एक्टिव सेल्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इन्फेक्शियस साइट पर जाते हैं और वहां पर जाकर पैथोजन को किल करते हैं। तो इस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन स्टेप, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर ये देख लिया जाता है कि हमारा सेल्फ एंटीजन है तो फिर सेकंड एंड थर्ड स्टेप नहीं होते। नॉन सेल्फ एंटीजन को पहचानने के बाद ही एक्टिवेशन एंड इफेक्टर फेज आती है। इस स्लाइड के थ्रू हम आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से बॉडी में ये मैकेनिज्म चलती है। यहाँ पर मान लो कोई एंटीजन आया है, इस एंटीजन को डेंड्राइटिक सेल्स ने एंगल्फ कर लिया, फैगोसाइटोसिस कर लिया एंड एंटीजन को लेकर अभी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में कन्वर्ट हो गई। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टी हेल्पर सेल्स के पास में आ रही है। टी हेल्पर सेल्स जो है इनसे जो सिग्नल्स मिल रहा है उससे फिर स्टिमुलेशन भेजती है टी साइटोटिक सेल को एंड बी सेल्स को। बी सेल्स इसके जो स्टिमुलेशन मिलता है उससे स्टिमुलेट होकर प्लाज्मा सेल्स जनरेट करेंगी। प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडीज रिलीज होंगी। ये जो एंटीबॉडीज है ये फिर इन्फेक्शियस साइट पर जाकर एंटीजन को किल करेंगी। ये जो एंटीबॉडीज होती है ये फ्री एंटीजन के ऊपर भी काम कर सकती है और इस तरह से भी एंटीजन को ये किल कर सकती है। इसी तरह जो ये टीसी सेल्स होती है, साइटोटॉक्सिसिटी वाली सेल्स, ये भी एंटीजन के पास में जाएंगी, ऐसी सेल्स के पास में जाएंगी जिसके अंदर एंटीजन है एंड उसके साथ में ये रिएक्ट करेंगी, सेल साइटोटॉक्सिसिटी करेंगी, एपोप्टोसिस भी कर सकती है और इस तरह से ये डिजीज सेल को किल करती हैं। अब हम इस स्लाइड के में फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन डिफेंस जो होता है इसको समझ लेते हैं। जस्ट सपोज ये पैथोजन आया, ठीक है, कई नंबर में पैथोजन आया है, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या है? सबसे पहले पैथोजन के लिए जो बैरियर आएगा वो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, जैसे कि स्किन या फिर पैथोजन मानो फूड के थ्रू आ रहा है, ठीक है, हमारी गट में जा रहा है, तो जो गट है ये भी फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है। हमने अभी पढ़ा है कि स्टोमक का पीएच है या स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफेंसिन है या स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, ये पैथोजन को रोकते हैं, पैथोजन की स्प्रेडिंग को रोकते हैं और ये हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस बनता है। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस जिससे कौन बनाता है, इनेट इम्यूनिटी के फिजिकल बैरियर। इन फिजिकल बैरियर से पार होकर मान लो कुछ पैथोजन फिर भी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इसके ऊपर काम करेगी। इसमें क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स की हमारी जो इनेट इम्यूनिटी है उसके केमिकल बैरियर्स हैं, सेलुलर बैरियर्स हैं, ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे, फैगोसाइटिक करने वाली सेल्स जाएंगी, ये फैगोसाइटोसिस करेंगी और इन सेल्स को ये जो है पैथोजन को किल करके उनके नंबर को, उनकी स्प्रेडिंग को अवॉइड करेंगी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, कुछ पैथोजन अभी भी रह गए, ये पैथोजन के ऊपर जब अब काम होगा तो उसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज हैं, टीसी सेल्स हैं, ये पैथोजन के ऊपर काम करती है, पैथोजन को किल करती हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तीनों टाइप्स के जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होती हैं वो एक साथ में कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। स्टूडेंट, आई होप आपको इम्यूनिटी क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।